उन चीजों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्यों खारिज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे बोला कि ये बॉन्ड सही नहीं है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, फिर कुछ चेंजेस होने चाहिए, और खारिज क्यों किया गया। देखिए इन यूनानिमस डिसीजन द 5, जब जितने भी मेंबर होते हैं कोर्ट के अंदर जो जज हैं, अगर वो सभी लोग एक मत के साथ, यानी सभी का ओपिनियन यही हो कि हाँ सिमिलर ओपिनियन है, तो उसे हम बोलते हैं यूनानिमस। मतलब एक ग्रुप में 5 members constitution bench of the Supreme Court upheld all challenges to every aspect of the electoral bond case, deeming the scheme unconstitutional। 5 जजों की एक बेंच यानी 5 जजों ने मामला सुना, और मामला सुनने के बाद इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि ये सही नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। It directed the State Bank of India to cease the issuance of electoral bonds immediately and to provide all details of the bonds sold, including the names of donors and recipients, to the Election Commission of India। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि पहली चीज तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तुरंत बंद कर दो। और ये ऑर्डर किसको दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ऑर्डर क्यों? क्योंकि यही वो ग्रुप है या एजेंसी है या फिर रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉन्ड्स इशू कर रहा था। साथ ही साथ ये बोला गया इनको कि आपको डिटेल बतानी है। डिटेल क्या बतानी है? डोनर कौन है, किसने बॉन्ड्स खरीदे, और किन लोगों ने इनको एनकैश करवाया है। तो एनकैश किसने करवाया ये भी बताना है, और कौन से लोगों ने मनी इसमें इन्वेस्ट किया ये भी आपको बतानी है। दोनों चीज टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसको देनी है डिटेल? सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डिटेल देनी होगी। मतलब बता दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि किन किन ग्रुप्स ने बॉन्ड्स खरीदे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये बॉन्ड पहुंचे। दोनों चीजें। अब इसी की हिंदी समझ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने एक मत सिद्धांत से चुनावी बॉन्ड्स के मामले में हर पहलू के हर आपत्ति को स्वीकार किया। यह योजना असंवैधानिक ठहराते हुए उसने राज्य बैंक ऑफ इंडिया, मतलब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब ये यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राज्य बैंक ऑफ इंडिया लिख देते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, बट आप ये ध्यान रखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तुरंत चुनावी बॉन्ड्स जारी करने से रोकने और बेचे गए सभी बॉन्ड्स की सभी जानकारियों में क्या आएगा? दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के नामों को भारतीय चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया है कि कौन कौन लोगों ने खरीदे हैं, किन किन लोगों तक पहुंचे हैं, या फिर पार्टी के पास उनके नाम आप बता दीजिए। तो ये तो हो गया ऑर्डर, पहली चीज। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं अगेन एक डिफरेंट तरीके से। हालांकि ऊपर हम लोग समझ चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। ऊपर हम समझा इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे हम समझेंगे कि पूरी स्कीम क्या है। व्हाट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? स्कीम में क्या हो रहा है? पहली चीज, क्योंकि नाम से हमें मालूम पड़ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो वो क्या चीज है? हालांकि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवीजन देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऊपर हमने बात की थी, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अकिन टू प्रोमिसरी नोट्स परचेजेबल बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल। ये ऐसे नोट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल खरीद सकता है। कहां पर? इंडिया में, इन इंडिया। कहां से लिया जाएगा? फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बैंक है SBI, उसके थ्रू खरीद सकते हो। These bonds can be subsequently donated to a political party। इसका मतलब ये हुआ किसी एक ए पर्सन ने एक बॉन्ड मान लीजिए 10 लाख का खरीदा खुद ने, और खरीदने के बाद इसने किसी को डोनेट कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अब पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाएगी और उस 10 लाख के जो डॉक्यूमेंट था उसके पास, उसके थ्रू वो 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेंगे। इसे बोलते हैं
कि भाई ए पर्सन ने बॉन्ड खरीदा और एक पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड पहुंच गया, ठीक है, विच कैन देन रिडीम देम फॉर कैश, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, उसको कैश में कन्वर्ट करवा लेगी। हालांकि ये कैश उसके बैंक अकाउंट में आएगा, डायरेक्टली उसको इन हैंड नहीं मिलेगा, उसको मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को। The redemption of these bonds is limited to the designated account of a registered political party। तो मैंने बता ही दिया कि जितना भी अमाउंट होगा वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जाएगा, ना तो किसी इंसान के अकाउंट में जा सकता है और ना ही वो डायरेक्टली बैंक से मनी के फॉर्म में यानी नोटों के फॉर्म में उसको नहीं ले पाएगा। अमाउंट सारा का सारा कहाँ जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट के अंदर। Individuals, whether alone or jointly with others, can purchase these bonds। चाहे बॉन्ड अकेले खरीदना चाहो अकेले खरीद लो, किसी के साथ मिलकर खरीदना चाहो मिलकर खरीद लो, या फिर कोई कंपनी है वो कंपनी भी इन बॉन्ड्स को खरीद सकती है। तो ये तो बॉन्ड का तरीका हो गया। इसी को हिंदी में समझिए, चुनावी बॉन्ड योजना क्या थी। तो चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, चुनावी बॉन्ड कंपनियों और भारत में व्यक्तियों द्वारा राज्य बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खरीदे जाते हैं। खरीदे जा सकने वाले प्राथमिक नोटों के समान धन यांत्रिकी है नोट, जैसे कि पेपर नोट होते हैं, कि चाहे आपके पास पेपर के फॉर्म में नोट्स हो या ये डॉक्यूमेंट हो, एक ही बात है। ये बॉन्ड किसी राजनीतिक पार्टी को दान करने के लिए खरीदे जा सकते हैं, जो फिर इन बॉन्ड्स को नगद करवा सकती है। मतलब आपने बैंक में रुपए जमा कराया, एक पेपर मिला, पेपर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, पॉलिटिकल पार्टी फिर से बैंक जाएगी और जो अमाउंट उस पेपर पे लिखा हुआ है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीके से बॉन्ड काम करता है। इन बॉन्डों का पुनर्मुद्रण दोबारा से कैश में कन्वर्ट करवाना केवल एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्धारित खाते में होता है। तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि आप बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हो, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के। एक व्यक्ति चाहे वह अकेले हो या अन्य व्यक्तियों के साथ हो, संयुक्त रूप से इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। तो ये बात होगी। अब आगे देखिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब लाई गई थी, हालांकि हमने वर्ष समझ भी लिया था, 17 में स्टार्ट हुआ था, 18 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया। अब देखो एम क्या है, आप ध्यान रखिएगा। एम तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड मिलता है उसको रिफॉर्म कर दिया जाए। अब रिफॉर्म कैसे किया जाएगा वो समझ लीजिए आप थोड़ा सा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं थे तब भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड चाहिए होते होंगे, मनी तो चाहिए होगी इलेक्शन फाइट करने के लिए। तो फंड कहाँ से आता होगा और किस फॉर्म में आता होगा। तो जिस तरीके से आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी आई थिंक, उन मूवीज में कई बार अगर कोई पॉलिटिकल मूवी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि पार्टी का फंड है, इलेक्शन के लिए फंड चाहिए और बहुत बड़ा अमाउंट आपको मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है। इसे ब्लैक मनी के फॉर्म में हम लोग बोल रहे होते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, कैश फॉर्म में, कैश के फॉर्म में यानी नोटों के फॉर्म में वो अमाउंट ट्रांसफर हुआ करता था एक पर्सन दूसरे पर्सन में। मतलब ऐसा मान सकते हैं ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हालांकि ओरिजिनली कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब चीजें, बट ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके से होती थी चीजें। तो वो ब्लैक मनी के फॉर्म में ट्रांजेक्शन होते थे। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ऐसा मनी जिसका कहीं पे रिटर्न ट्रांजेक्शन आप प्रूफ ना कर पाओ, वो ब्लैक मनी होती है, ठीक है। या फिर वो नहीं कर पाते हैं, या फिर जितनी आपकी इनकम है उससे, मान लीजिए किसी पर्सन की जॉब है 10,000 रुपए महीने की और वो हर महीने खर्च कर रहा है 20 लाख रुपए, तो कैसे कर पा रहा है वही चीज, और जो अमाउंट आ रहा है वो बता ना पाए कहाँ से आता है, तो वो सब कुछ ब्लैक मनी में काउंट होता है। तो गवर्नमेंट का मानना ये था कि अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आते हैं तो फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज को होती है वो वाइड हो जाएगी, रिफॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो ये था। The primary objective of the electoral bonds scheme was to enhance transparency in electoral financing within the country। सोचा ये गया था कि कंट्री के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कितना पैसा आता है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये बॉन्ड लाए गए थे। The government portrayed the scheme was an electoral reform। और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इस तरीके से बताया कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है in a nation
ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अ कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी, और बोला कि हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो क्या हो जाए, कैशलेस हो जाए, यानी आपको पेपर के नोट के फॉर्म में नहीं रखना है, डिजिटल फॉर्म में आप मनी रखिए आराम से। जैसे आज के टाइम में आप देखते हो पेटीएम है, गूगल पे है, उनमें जो अमाउंट ऑफ मनी पड़ा रहता है तो वो नंबर्स ट्रांसफर हो रहे हैं कि आपने किसी कुछ नंबर भेजे सामने वाले को, फिर वो नंबर किसी और के पास गए, उसे अपन लोग डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप मनी पेपर नोट नहीं दे रहे हो। तो वही चीज क्या हो जाती है, कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी। तो ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का दूसरा कारण, इसलिए भी लाई गई थी, तो इसी को हिंदी में देख लीजिए आप। चुनावी बॉन्ड योजना को 2018 में भारत में राजनीतिक वित्त पर शुद्धिकरण करने के लिए, यानी वही फंडिंग को प्रॉपर सही करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था। चुनावी बॉन्ड योजना की मुख्य धारणा थी कि भारत में चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता लाई जाए। सरकार ने इस योजना को चुनावी सुधार के रूप में पेश किया, एक देश में कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर से कदम माना गया था कि हमने भैया इकोनॉमी को क्या कर देना है, धीमे धीमे कैशलेस कर देना है, जिसमें आपने सुना भी होगा कुछ समय पहले कि डिजिटल रुपी लाया गया है। डिजिटल रुपया आप सिंपली स्कैन करो और डिजिटल फॉर्म में मनी सेंड कर सकते हो, जैसे बोला गया था डिजिटल रुपया। तो वो चीजें हैं। अब आगे देखो, 2018 में लाई गई थी, फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस क्या हुए, जब भी किसी बिल में कोई चेंज लाया जाता है तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट, यानी चेंजेस। तो अमेंडमेंट टू द स्कीम इन 2022 2022 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या किए गए, एक्सटेंशन ऑफ 15-day पीरियड। ये क्या चीज होती है वो समझिए। A new provision was added stipulating that an extra period of 15 days shall be designated by the central government during the year of general elections to the Legislative Assembly of States and Union Territory with Legislature। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड खरीद लिया गया उसके बाद 15 दिनों का एडिशनल टाइम मिलेगा आपको, यानी 15 दिन और मिल जाएंगे। आप आराम से बैंक में जाओ, 15 दिनों के बाद भी आप अगले 15 दिनों तक उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी जल्दी नहीं है। In 2018, when the electoral bond scheme was initiated, these bonds were made accessible for a duration of 10 days each in January, April, July and October। अब वो मंथ भी डिसाइड है कौन से महीने में आप यूज कर सकते हो और कितने दिनों का टाइम होगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर ये महीने थे। As specified by the central government, an additional 30-day period was to be specified by the central government during the general elections to the House of People। अगर मान लो इलेक्शंस हो रहे हैं तो 30 दिन का टाइम होगा एडिशनल, यानी 30 दिन और मिल जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो बॉन्ड्स बहुत सारे खरीदे जा रहे होंगे, तो उसमें उसको एनकेस कराने के लिए टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था कि भाई इतने दिनों के बाद भी अगर आप चाहो तो अपने बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। अब इसी का हिंदी समझ लीजिए। 2022 में योजना में संशोधन किया गया और 15 दिनों का अतिरिक्त कालावधि नहीं, एडिशनल टाइम यहाँ पे दिया गया। एक नई अनुच्छेद को प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लिखित किया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनावों के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 15 अतिरिक्त दिन की अवधि निर्दिष्ट की जाएगी, यानी अगर इलेक्शन चल रहा है तो 15 डेज एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। जिन लोगों को ये 15 डेज फंडा समझ में नहीं आ रहा बता दूं मैं, जैसे कि ए पर्सन ने कोई बॉन्ड खरीदा और इसने एक पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड दिया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास टाइम है बॉन्ड के खरीदने के बाद एडिशनल 15 दिनों का और, ठीक है। और यही चीज आगे जाके कितना हो जाएगा, अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो 30 दिनों का एडिशनल टाइम होता है। मतलब बॉन्ड, अब इसमें टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर उस टाइम में आपने वो बॉन्ड से रुपए कन्वर्ट नहीं करवाए पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में, तो पूरा का पूरा अमाउंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ये अमाउंट चला जाएगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए टाइम लिमिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो रुपीस के अंदर। और अगर उस टाइम लिमिट में कन्वर्ट नहीं किया गया
तो पूरा अमाउंट जो होगा, जो डोनेट किया गया था, वो पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा एक अतिरिक्त अवधि 30 दिनों की जानी जाती थी, जिसे सांसद सभा ने लोकसभा के लिए सामान्य चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब जनरल इलेक्शन चल रहे हैं तो 30 दिन का टाइम होगा। जैसे कि आप लोगों ने अगर आज न्यूज देखी हो तो इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी गई है, और इन्हीं इलेक्शंस को, जो अब इलेक्शंस होंगे अप्रैल और मई और जून महीने में, इन्हीं इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा के इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस बोला जाता है, और विधानसभा यानी स्टेट के इलेक्शन को तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन बोलते ही हैं, राज्यों के चुनाव। आगे देखो, वैलिडिटी। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस। तो वही चीज जो अभी हम ऊपर समझ रहे थे, जिस भी दिन इश्यू किया गया उसके बाद 15 दिनों तक ये वैलिड है। No payment will be made to any political party if the electoral bond is deposited after the expiration of the validity period. अगर मान लो टाइम निकल चुका है, 15 दिन हो चुके हैं, अब उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, भले उसमें 50 करोड़ 100 करोड़ कितना भी लिखा हो उस बॉन्ड पर, अब वो बॉन्ड मनी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। Electoral bonds deposited by an eligible political party into account will be credited on the same day. अब ये बढ़िया बात है कि बॉन्ड लेकर जाओ, जैसे आप बैंक में लेके जाओगे बॉन्ड, उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में सेम डे में वो अमाउंट आ जाएगा, सेम डे, उसी दिन पूरा पूरा रुपया आ जाएगा। इसी को हिंदी में समझिए। चुनावी बॉन्ड का प्रकाशन की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों तक मान्यता है, और अगर चुनावी बॉन्ड की मान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद इसे जमा किया जाता है, बैंक में ले जाया जाता है, तो किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि चुनावी बॉन्ड की अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो, और योग्य राजनीतिक पार्टी द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉन्डों को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा। उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा मतलब ये हुआ, ऐसे नहीं कि 7 दिन का टाइम लग रहा है, 10 दिन का टाइम लग रहा है, वो नहीं है, तुरंत अमाउंट ऑफ मनी उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी, उस पार्टी के अकाउंट में। अगला समझिए कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ये सब कुछ। Only political parties registered under Section 29A of the Representation of the People's Act 1951। ठीक है, 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर 29A में ये लिखा गया है, किसके बारे में? इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी मनी को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। And securing a minimum of 1% of the vote polled in the most recent general elections to the Lok Sabha or the state legislative assembly are eligible to receive electoral bonds। और ये बॉन्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे, मतलब उन्हीं पार्टीज को मिलेंगे जिन्होंने कम से कम 1% वोट तो लिए हो, है ना, कम से कम 1% वोट उनको मिला हो हमारी कंट्री के इलेक्शंस के अंदर, वही पॉलिटिकल पार्टीज को ये बॉन्ड मिल सकते हैं। तो पात्रता देख लीजिए, केवल वे राजनीतिक पार्टियां चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं जो पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के अतिरिक्त सभा के आखिरी सामान्य चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किए हुए हों। जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो भी पार्टी 1% वोट यहाँ पे लेती है उसे अगली बार बॉन्ड मिल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझिए, रीजंस फॉर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्शन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। क्यों बॉन्ड को रिजेक्ट कर दिया गया? तो पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन। तो हमने ये पहले डिस्कस भी किया था कि भाई हर किसी के पास ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो, जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है? मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जानने का अधिकार है कि बॉन्ड्स किसने खरीदे और बॉन्ड्स कौन सी ग्रुप या पार्टी को दिए गए, और यही नहीं मिल पा रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला तो फंडामेंटल राइट में क्या कर रही है? वायलेशन कर रही है ये स्कीम।
तो देखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम allowing the anonymous political donations violated the fundamental right of information guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता है कि फंड किसने दिया, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, वायलेशन हो रहा है उस चीज का। द कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट this right is not solely about the exercising freedom of speech and expression but also serves to uphold participatory democracy by ensuring government accountability। यानी कुल मिला के बोला है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि ये इंफॉर्मेशन पर्सन मतलब पब्लिक तक पहुंचे। It asserted that the right to information is not merely a means to an end but an essential objective in itself। तो अब ये बोला गया कि देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसे नहीं कि बस इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बल्कि हकीकत में सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिक के सामने दी जानी चाहिए। Additionally, the court highlighted the correlation between economic inequality and varying level of political involvement given the significant influence of money in politics। साथ साथ कोर्ट ने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में इलेक्शंस को अफेक्ट करती है मनी। दिस रेज्ड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल क्विड प्रो नो अरेंजमेंट रिजल्टिंग द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इससे अब ये समझ में आता है कि किस तरीके से मनी और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना। तो बेसिकली हम जानते हैं कि आपस में दूसरे पे काफी इनकी निर्भरता होती है, डिपेंडेंट होती है और आपस में जुड़े हुए भी है दोनों ग्रुप। अब इसी का देखो हिंदी ये दिया हुआ है, मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ, सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज किया। क्यों किया वो समझिए। उन्होंने बोला कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं ये। अदालत ने निर्धारित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना द्वारा गुप्त राजनीतिक दान की अनुमति देकर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सूचना का मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है और उसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होते हैं तो फंडामेंटल राइट चेंज नहीं होंगे, जो लॉ बनाया गया है वो चेंज होगा, है ना। पॉलिटी में जो लोगों को ध्यान होगा, शुरुआत में हमने किया था ये, पॉलिटी में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आती है तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं होते हैं, चेंज क्या होता है, वो पर्टिकुलर बिल या रूल जो बनाया गया है। तो उसने बताया कि ऐसा अधिकार केवल व्यक्तिगत मतभेद और अभिव्यक्ति के साथ संबंधित नहीं है, बल्कि सरकार को जवाबदेही में लेने के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसीलिए यह केवल एक उपाय नहीं है बल्कि खुद में एक उद्देश्य है। उपाय नहीं है, उद्देश्य मतलब ये हुआ कि कुल मिला के ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, जानकारी मिलनी चाहिए, उसके बाद जो हो वो सही है। बिना जानकारी के पैसे का इधर उधर जाना या लेन देन होना गलत बात है। उसने इसका जिक्र किया कि आर्थिक असमानता धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण अलग अलग स्तर के राजनीतिक संलग्नता का कारण बनती है। इस परिणाम स्वरूप यह एक वैधानिक संभावना है कि राजनीतिक पार्टी को वित्तीय योगदान एक क्विड प्रो क्यो व्यवस्था की ओर ले जाए। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है वो लेन देन वाली व्यवस्था की, इस हाथ दे उस हाथ ले। जैसे कि मान लो आपने किसी को 50 रुपए दिए, बदले में उसने आपको कुछ दे दिया तुरंत, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि आपने दान कर दिया किसी को रुपए, वो आपने कुछ बेनिफिट लेने के लिए उसको मनी दी है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। अगला है, तो ये वो सारे कारण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बंद कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। अगला रीजन क्या था, नो प्रोपोर्शनली जस्टिफाइड टू कर्ब ब्लैक मनी। प्रोपोर्शनली का मतलब ये होता है नियंत्रित करने के लिए उचित रूप से, ये समानांतर नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये बिल बना दिया या नियम बना दिया तो कालाधन रुक ही जाएगा, है ना, ऐसा नहीं हुआ। जबकि मोटिव यही था, सोचकर यही बनाया गया था कि ब्लैक मनी रुकेगी, लेकिन इसको लाने के बाद ब्लैक मनी रुक ही जाएगी, ऐसा कहीं पर भी क्लियर होते हुए नहीं दिखाई पड़ा। Applying the proportionality test outlined in its 2017 ruling in the K.S. Puttaswamy case, which upheld the right to privacy, the court emphasized that the government failed to adopt the least restrictive means to achieve its objective। यानी कहने वाली बात ये हुआ
यार देखो, मनी का ट्रांसफर होना तो इसको आप बिल्कुल ही प्राइवेट नहीं रख सकते हो कि किसी को मालूम ही नहीं चला, तो इसे टेरर फंडिंग हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि फुल्ली इसको प्राइवेट रखना है, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। As instances of such less restrictive measures, the Chief Justice mentioned the 20,000 limit on anonymous donation and the concept of electoral trust, which facilitate the pooling of political contribution from donors। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20,000 तक का आपको डोनेशन करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, कर दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट की, और कोई भी तरह का आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं और बैंक में ट्रांसफर करना है। 20,000 रुपये जेब में रख के लिखे आप दे दो। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा का ट्रांसफर करना है, ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू होगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। The court also concurred with the argument of the petitioner that since the aim of curbing black money cannot be linked to any of the reasonable restrictions outlined under Article 19 subclause 2, it cannot be deemed a legitimate purpose for restricting the fundamental right to information। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कोर्ट ने, क्या बोला कोर्ट, ये बोलता है कि भैया देखो, एम क्या था ये बॉन्ड लेके आने का कि ब्लैक मनी को रोका जाए। तो इस ब्लैक मनी को रोकने में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो 19 सब प्लस 2 क्या बोलता है, सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, कि हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन दे तो क्या दिक्कत वाली बात है, ये कोर्ट ने बोला। अब इसका हिंदी में समझ लीजिए। 2017 में केएस पुट्टुस्वामी केस में अपनाए गए समानांतरता के परीक्षण के आधार पर निर्णय देते हुए अदालत ने इस बात को महत्वपूर्ण बताया कि सरकार ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे कम प्रतिबंधित तरीका अपनाने में विफल रही। प्रतिबंधित तरीका मतलब ऐसे मान लो कि आपको घर की सफाई करनी है, तो सफाई करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि झाड़ू लिया और ढंग से सफाई कर दी, मतलब ढंग से इन द सेंस कि कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं। दूसरा सफाई करने का तरीका ये भी हो सकता है कि जितना भी घर में सामान था पूरा रोड में फेंक दो, पूरा घर खाली करो, सफाई कर दो उसकी, ये भी तरीका है ना। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो तरीका था ना वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, है ना। सबसे कम प्रतिबंधित तरीका अपनाने में विफल रही। सबसे कम मतलब हुआ कि कम से कम वायलेशन होता और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता, ऐसा नहीं देखने को दिख रहा है, मतलब मिल रहा है। इस तरह के कम प्रतिबंधित उपायों के उदाहरण के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने 20,000 अनाम दान की सीमा और चुनावी विश्वास की धारणा को उदाहरण दिया, जो दाताओं से राजनीतिक योगदान का संग्रह सुविधा प्रदान करती है। अदालत ने भी याचिकाकर्ताओं के तर्कों में से सहमति जताई कि क्योंकि काले धन को नियंत्रित करने का उद्देश्य किसी भी योग्य प्रतिबंधों में विवेचित नहीं किया जा सकता है, इसे सूचना के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए एक वैध उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता। कुल मिला के मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि देखो, काले धन को नियंत्रित करना है और ब्लैक मनी को नियंत्रित करना है, तो अगर फंड दिया भी गया है तब भी उसमें उसकी जानकारी साझा की जा सकती है, लेकिन हुई नहीं ऐसी, है ना। करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन की नहीं गई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या कारण था, राइट टू डोनर प्राइवेसी डज नॉट एक्सटेंड टू कंट्रीब्यूशन मेड। जिस भी इंसान ने दान दिया उसकी जानकारी क्या पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं, ये इस बात पर भी यहाँ पे इशू था। So the court highlighted that financial contribution to political parties typically serves two purpose। यानी बताया जा रहा है कि अगर कोई अपने मनी देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, दो पर्पज होते हैं, क्या, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट एंड एज अ क्विड प्रो को अरेंजमेंट। मतलब बेसिकली पहला ये है कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, और सपोर्ट जब किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सपोर्ट करेगा उसको बेनिफिट भी मिलेगा बाद में। However, it stressed that significant political contribution from corporations and companies should not be equated with contribution from other segments of population such as students, daily wages workers, teachers, artisans। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ऐसे नहीं कि बच्चों से रुपए लिए जा रहे हैं, नहीं। बॉन्ड्स के अंदर मनी पे करने वाला इंसान है वो कौन है, मोस्टली बिजनेसमैन है, मोस्टली बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, या फिर जिनका बहुत ज्यादा फंड, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी है, वही लोग मोस्टली इसमें डोनेट करते हैं।
आगे देखिए, therefore the chief justice determined that the right to privacy regarding political affiliation does not cover such contribution which may aim to influence policies. It solely applies to contribution made as genuine expression of political support. हालांकि शुरुआत में ये देखा गया था कि फायदा होगा, लेकिन बाद में कोर्ट को लगा कि नहीं यार ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा फायदा वायदा, है ना। तो जब फायदा नहीं दिख रहा है तो बस फिर इसको बंद कर दिया गया। अब इसी को हिंदी में समझ लीजिए। अदालत ने इस बात को उजागर किया कि राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय योगदानों को आमतौर पर दो उद्देश्यों के रूप में किया जाता है। दो उद्देश्य होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने के, पहला समर्थन के रूप में और दूसरा कि भैया पैसे दिए तो फायदा मिलेगा। हालांकि उसने इस बात को जोर दिया कि नियमों और कंपनियों से मिलने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान को अन्य जनसंख्या के योगदानों के समान माना नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने वाली बात यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में डोनेशन पहुंच रहा है वो डोनेशन, और दूसरा आम डोनेशन जो कोई पब्लिक करती है, कोई बच्चा, टीचर, डॉक्टर, ये लोग करते हैं डोनेशन 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए का, वो दोनों बातें एक नहीं है ना, दोनों बातें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो चीज यहाँ पे कोर्ट ने बोली है। हमें लिखी जैसे कि छात्र, मजदूर करने वाला इंसान, क्लर्क, इनकी फंडिंग अलग है, इनका डोनेशन डिफरेंट टाइप का है। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि राजनीतिक संबंध के मामले में गोपनीयता का अधिकार उन योगदानों तक नहीं फैलना चाहिए जो नीतियों को प्रभावित करने का उद्देश्य रखते हो। यह केवल वास्तविक रूप से राजनीतिक समर्थन के रूप में किए गए योगदानों तक ही प्रयोग किया जाता है। देखो अब ऑफिशियली तो ये बोल रहे हैं कि जो भी पैसा दोगे हम उसका मिस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कंट्री की डेमोक्रेसी को बना के रखने के लिए इसमें खर्च करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, बोला भी यही जाता है ना। जैसे आप लोग जब कॉलेज पढ़ने आओ तो बोल रहे यही है कि कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में मेहनत हो रही नहीं हो रही है आपको मालूम है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, बोला तो ये जा रहा है कि ये बॉन्ड बनाए गए थे जैसे कि राजनीति को समर्थन मिले, पैसे मिल जाए, वो लोग आराम से इलेक्शन फाइट कर पाए, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ ये तो वही जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है जो वायलेट हो रहा था, फिर से कोर्ट ने मना कर दिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्यों भाई, कुछ पार्टी के बाद बहुत सारा फंड पहुंच जाएगा, उसके बाद पहुंचेगा ही नहीं, तो फ्री एंड फेयर तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, तो ये भी एक दिक्कत आई थी। तो यहाँ पे देखिए, द कोर्ट डीम्ड द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 allowing unrestricted political contribution by companies, unrestricted political contribution, यानी जितना मन चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर दो पॉलिटिकल पार्टी को, टू बी ब्लैंकली आर्बिट्री, मतलब कैसे भी जैसे जाओ, रैंडम मन कर रहा है उस पार्टी को आप पेमेंट कर सकते हो, मनी दे सकते हो। दिस प्रोविजन परमिट इंडियन कंपनीज टू फाइनेंशियली सपोर्ट political parties under certain conditions. However, amendments introduced through the Finance Act 2017 significantly altered this. कहने वाली बात ये कि अभी तक बहुत सारे चेंजेस किए गए और जो 2017 में जो रूल बनाए गए थे वो अभी चेंज कर दिए जा रहे हैं, including the removal of the previous cap on corporate donations to political parties set at 7.5% of the average profit of the preceding 3 fiscal years. अब देखो क्या था, पहले ये था कि मन मर्जी अमाउंट दान नहीं करोगे, कितना अमाउंट दान कर सकते हो आप, 7.5%, वो भी किस चीज का 7.5%, जो प्रीवियस फिस्कल ईयर यानी पिछले साल में जितना फायदा हुआ उसका 7.5% ही आप डोनेट कर सकते हो। तो ये तो बड़ी क्रिटिकल काम था, क्योंकि हम अभी जो डेटा है उसमें देखने को मिल रहा है कि हालांकि कुछ पार्टी के पास तो फंड है भी नहीं, तब भी उन्होंने क्या किया है, डोनेट, मतलब कुछ कंपनीज के पास फंड नहीं है तब भी उन्होंने क्या किया है, डोनेट किया हुआ है, तो मतलब गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। Furthermore, the requirement for companies to disclose the recipient political parties in their profit and loss account was also eliminated. यानी कह दिया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की भी जरूरत इसको नहीं है। The Chief Justice underscored that Section 182 is flawed in treating political donation by individuals and companies equally, as the latter often seek return on their investment. कहने वाली बात ये थी कि भाई दोनों ही लोग फायदा उठा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिविजुअल्स हो, और बाद में ऐसा देखा गया कि इसका भरपूर फायदा उठाया गया, है ना। जैसे सपोज कर लो आप ही लोग हो, अभी आप 200 रुपए किसी को दान करते हो, कि हो किसी रोड पर चलते हो किसी इंसान को, गरीब को, तो हो सकता है कि आप उसका सेल्फी ले रहे हो, 50 लोगों को बताओ
यार मैंने उसको डोनेट किया था, इतने रुपए दिए, बड़ा अच्छा लगा है, ये सब बातें जो बोली जाती हैं, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि जो डोनेशन किया गया है वो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कर दो कितना भी डोनेशन, सिर्फ और सिर्फ कितना 7.5%, वो भी प्रॉफिट का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, यह प्रावधान भारतीय कंपनियों को विशेष शर्तों के तहत राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय योगदान प्राप्त करने की अनुमति देता है। हालांकि वित्तीय विधेयक 2017 के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दान देने के लिए राशि पर पूर्व रोक हटा दी गई, यानी पहले जो लिमिटेशन थी वो हटा दी गई है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों की औसतन लाभ का 7.5%। इसके अतिरिक्त कंपनियां को अपने लाभ और हानि के खातों में किए गए राजनीतिक पार्टियों के नामों का खुलासा भी करने का मतलब बोला गया कि मतलब कौन सी पार्टी को पैसे दिए गए ये भी बताइए, है ना, और कितना अमाउंट जा रहा है वो तो बताना है। तो इसी चीज को बोला गया कि नाम की खुलासा होनी चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश ने हाईलाइट किया कि धारा 182 गलती से व्यक्तियों द्वारा किए गए राजनीतिक योगदान को कंपनियों द्वारा किए गए योगदानों के समान तौर पर संज्ञान लेती है, क्योंकि यह अक्सर वापस लाभ प्राप्त करने की इच्छा के साथ किया जाता है। मतलब ये जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, सिंपल से, आप बैंक में रुपए जमा कराते हो, क्यों कराते हो? आपको लगता है 100 अभी जमा करा रहे हैं, एक साल वाले को 5 रुपए मिलेंगे, इन्हीं बढ़कर मिलेंगे, ऐसे ही बॉन्ड्स के लिए होता है। दोनों लोगों को विन विन फायदा हो रहा है, यानी दोनों ग्रुप, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको भी, और जिन्होंने खरीदा उनको तो फायदा हो ही रहा होता है। अब समझिए क्वेस्ट बिल कैसे खत्म हो गया, है ना, किस क्या चीजें दिक्कत रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए, originally section 29C of the Representation of the People Act 1951 mandated parties to disclose all contributions exceeding 20,000, यानी बोला गया था कि जितना भी आपने डोनेशन कहीं पर भी किया है 20,000 से ज्यादा, तो सब कुछ बताना होता है ITR के अंदर, स्पेसिफाइंग वेदर दे ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स और कंपनीज, और ये भी बताना होगा कि वो पैसे कहाँ से आए, इंडिविजुअल से आए, कंपनी से आए, किस तरीके से। However, the Finance Act 2017 altered this provision by introducing an exception where such disclosure wasn't necessary for donation received by electoral bonds. अब देखो बोला ये गया कि जहाँ पे जरूरी है वहां पे नाम डिस्क्लोज कर दो, लेकिन जहाँ पे लग रहा है यार डिस्क्लोज करके दिक्कत आएगी तो वहां पे डिस्क्लोज नहीं करो। दोनों बातें मिक्स अप्रोच यहाँ पे फॉलो की गई थी। और 20,000 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 20,000 तक आप जितना होता है इन्वेस्टमेंट यानी उतना डोनेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे जाइए लास्ट लाइन पर एक तरीके से कि राइट टू इन्फॉर्मेशन विद डोनर्स राइट टू प्राइवेसी स्पेशली कंसीडरिंग दैट डोनेशन बिलो द थ्रेशोल्ड वर लेस लाइकली टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी ने पैसे दिए हैं तो उसको बेनिफिट मिल सकता है, और ऐसा देखने को मिलता भी है कि कई बार उन ग्रुप को फायदा होता है जिन्होंने भी डोनेशन वगैरह किया हुआ होता है। तो ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है। अदर ऑब्जर्वेशन दी हुई है यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप समझ जाइए कि 2017 से स्टार्ट हो गया था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसमें इन्होंने देखा कि जितना भी फंड आ रहा है उसको लिखा जोखा रख नहीं रहे और वो ऐसे ही मूव कर रहा है। तो सुप्रीम, तो वही समझिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इमीडिएटली सीज द इशुएंस ऑफ एनी फर्दर इलेक्टोरल बॉन्ड एंड प्रोवाइड डिटेल ऑफ सच बॉन्ड्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया कि बंद कर दो बॉन्ड देना, और अब अगले ऑर्डर्स तक कोई बॉन्ड प्रिंट करके सेल नहीं करना है। तो पार्टी सिंस अप्रैल 2019 to the Election Commission of India by March 6, 2024, these details must include the purchase date of each bond, the purchaser's name and the denomination of the। तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड पे तो लिखा ही रहेगा ना, किसने खरीदा, किसने कितना नहीं, मतलब किसने नहीं खरीदा, कितने अमाउंट का है, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है इसमें। और दो ग्रुप और भी हैं जो इसमें अपना योगदान देते हैं, वो कौन कौन से ग्रुप हैं? एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा हो गया SBI। और अभी अगर हम हाल की बात करते हैं तो 13 मार्च को SBI ने उन सभी लोगों की लिस्ट डिक्लेयर कर दी जिन लोगों ने भी बॉन्ड वगैरह खरीदे थे। हालांकि ऐसे नहीं कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा है, लेकिन एक रफली नंबर बता दिया गया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी पहुंचा, है ना। इसी की हिंदी है तो हिंदी इतनी काम की है नहीं, बस इतना हमारे काम का है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, कंसर्न रेज्ड इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक NGO या एक ग्रुप था ADR, इसी ने स्टार्टिंग से ITR फाइल किया और पीछे पड़ गया।
तो ये जो रिमेनिंग पार्ट अब जो है वो है एक तरीके से पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए या फिर आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि यूपीएससी में ये वाली कहानी हमको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि करेंटली न्यूज में क्या चल रहा है, मतलब करेंटली उसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स वाला पार्ट हमें नहीं लिखना होता है। ठीक है, हालांकि मैंने ये पीडीएफ आपको दे भी दी थी, आपके पास पहुंच गई होगी, एक बार उसको रीडिंग करनी है। और ये हमारा टॉपिक था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाँ जी, समझ में आ गया? आपने रीडिंग करके देखा जो पीडीएफ सेंड किया था मैंने कल आप लोगों को? नीरू, पूनम, है ना? एक बार रीडिंग करेंगे। अब से मैं यही करूंगा, आपको पीडीएफ पहला टॉपिक कराते ही पूरा पीडीएफ दे देंगे, आप उसको पढ़ भी लो, फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। जिनको भी समझ में नहीं आ पाए, कहीं पे कोई दिक्कत रह जाए, तो वीडियो दिया हुआ है, चलाकर एक बार थोड़ा डबल स्पीड में 2.5 में 1.5 जो भी स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल हो उतनी स्पीड चला के सुनो और लो उस चीज को, थोड़ी चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो डन, इतना ही रखते हैं। हाँ, वेरी गुड नीरू। तो यही करना है। जो बुकलेट दी थी उस पर पेपर करो, क्वेश्चंस करो, उनके आंसर्स गिवन है, तो कम से कम 20 से 25 पेपर की प्रैक्टिस कर लो, मार्क कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बुकलेट कौन सी वाली? जो पीडीएफ फॉर्म में दिया था यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको। अगली क्लास में हम एक डिफरेंट टॉपिक लेंगे और क्लासेस वही रहेंगी अपनी, मंडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, टाइमिंग 10 PM। तो अपनी तैयारी भी करते रहो और साथ में जो नए नए पॉइंट लिए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करते रहिएगा। ठीक है देन, तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।